एड पे कमीशन को लेकर के अभी हाल ही में जो है आप श्रमिक मंत्रालय गए थे और वहाँ पर अधिकारियों से मिले, मंत्री से मिले। तो क्या लगता है लोग आस लगाए बैठे हैं कि 2026 में कितना संभव है एड पे कमीशन? तो हुँ। एड पे कमीशन में फैमिली यूनिट पर कुछ चर्चाएँ चल रही हैं? कि लोकसभा में जो है सवाल-जवाब में पूछा गया कि क्या जो है आप 50% डीए को मर्ज कर रहे हैं? हुँ, तो हुँ। अगर पहले डीए को मर्ज कर दिया जाता, तो आज हमारी तनख्वाह कम से कम 10% ज़्यादा होती। सरकार दिखाने के लिए भी कहेगी कि हमने ढाई गुना दे दिया, चाहे 2 गुना दे दिया, लेकिन रियलिटी में मिलेगा कितना? क्या पे कमीशन के लिए भी आंदोलन करेगी? ऑल इंडिया एनपीएस ये एम्प्लॉयी ये फेडरेशन चंदन हमारा मर्जी होना चाहिए ना। रेलवे डॉक्टर क्यों तय कर रहे हैं कि हम कहाँ इलाज कराएँ? फैमिली यूनिट को 3 से 5 करवाने की वकालत। कम से कम मिनिमम जो है एक कर्मचारी का बीमा 50 लाख रुपए का होना चाहिए। कुछ दिन पहले जो है खबरें आ रही थी दिल्ली हाई कोर्ट से हुँ। कि जहाँ पर सीएपीएफ जो है असम राइफल का एक केस चल रहा था पेंशन को लेकर के। हाँ, हाँ। तो उस पर जो है कर्मचारियों के फ़ेवर में जो है हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो कैसे देखते हैं उसको आप? हमारे साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जुड़े हुए हैं। तो आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे एड पे कमीशन और पेंशन को लेकर के। अभी सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं और लोग सर्च कर रहे हैं, एड पे कमीशन को लेकर के। तो हम एड पे कमीशन और पेंशन पर बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू चंदन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि एड पे कमीशन को लेकर के अभी हाल ही में जो है आप श्रमिक मंत्रालय गए थे और वहाँ पर अधिकारियों से मिले, मंत्री से मिले। तो क्या लगता है लोग आस लगाए बैठे हैं कि 2026 में कितना संभव है एड पे कमीशन? चंदन जी देखो, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि लोग आस लगाए बैठे हैं, तो आस लगाना लाज़मी है भाई, आज तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। लोग तो 1 साल पहले ये कह रहे थे कि 8वाँ पे कमीशन ये सरकार गठित ही नहीं करेगी, समझ रहे हैं? और जब-जब संसद के प्रश्नों में संसद पे प्रश्नों के ज जवाब आते थे सरकार से 1 साल पहले, तो यही आता था कि सरकार मतलब जो है 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हम लोगों ने दबाव बनाया, 15 जनवरी को अनाउंसमेंट करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाया मंत्री जी से। फिर हम लोगों ने कैम्पेनिंग की, वो सब आपको पता है कि कब-कब, क्या-क्या कैम्पेनिंग की। कैम्पेनिंग करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से हम लोग मिले, फ़रवरी में भी मिले और उसके बाद फिर हम लोगों ने कैम्पेनिंग की क्योंकि 10 महीने बीच में हो गए, आधिकारिक गठन नहीं हुआ। तब भी हम लोगों ने दबाव बनाया, ट्विटर पे कैम्पेन चलाया, 100 शहरों से बैलून के माध्यम से दबाव मतलब जो है इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद 7 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को हमने कैम्पेनिंग की थी, 7 अक्टूबर को पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक हुई में हमारी और फिर उसके बाद हमने 26 अक्टूबर को एक ट्विटर पे कैम्पेनिंग की, फिर 28 अक्टूबर को सरकार ने आधिकारिक गठन किया। तो हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर लोग आवाज़ उठाएँगे अपने हक के लिए तो समाधान निकलते हैं। अभी हमारी जो माननीय वित्त राज्य मंत्री साहब के साथ 2 बार बैठकें हुई। तो उस उन बैठकों में हमारा जो मेन एजेंडा था, वो तो ख़ैर ओपीएस था, मेन एजेंडा ओल्ड पेंशन स्कीम था और दूसरा हमारा एजेंडा था 8वें पे कमीशन के। तो अभी हमने उनसे गुज़ारिश की थी कि इस मुद्दे पर माननीय फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ जो रिस्पेक्टेड फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमारी बैठक कराई जाए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन देश की इकलौती फेडरेशन है, जो सभी एनपीएस एम्प्लॉइज़ को आत्मसात करती है, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। तो उस बिहाफ़ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि बजट से पहले थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बजट के समय 3 महीने का उनका कुछ प्रोटोकॉल लागू होता है, ज़्यादा लोगों से वो लोग मिलते नहीं हैं, ताकि बजट की चीज़ें एकदम कॉन्फिडेंशियल रहें। उन्होंने कहा है कि हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक होगी। तो उसमें लगे हुए हैं। फिर अभी हमने कार्मिक मंत्रालय में जाकर के अभी 4-5 दिन पहले ही मुलाकात की है। तो एक वहाँ पर सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ हमारी बैठक हुई है। तो उनसे भी हमने यही रिक्वेस्ट की है कि ऑनरेबल जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ हमारी बैठक हो जाए चूँकि जेसीए सेक्शन जो है, वो पेंशन मंत्रालय के पास है और पेंशन मंत्रालय ही तय करता है कि कार्मिकों के मुद्दे पर बैठ के कौन-कौन से फेडरेशन या कौन-कौन से ऑर्गनाइज़ेशन करेंगे। तो उसमें हमने अपनी बात रखी है
हम बड़े सकारात्मक हैं और सर का भी मतलब जो है उसमें बड़ा सकारात्मक रुख था कि पहले से हमारी बातचीत चल रही है, फ़रवरी के पहले से 1 साल होने वाला है इन सारे मुद्दों पर। तो उम्मीद है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन अब बैठेगा पेंशन के मुद्दे पर और पे कमीशन के मुद्दे पर और हम लोग कुछ न कुछ बेहतर करा लेंगे। बाकी तो लोग अपना चिल्लाते रहेंगे, हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए फिटमेंट फैक्टर। तो अपना कहने की बातें हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास ओपन पोर्टल है, आप हमारी अपनी अपनी दलीलें लिख के भेजो। अगर आपको जितना फिटमेंट फैक्टर चाहिए उसको प्रूव करके भेजो, इतना बनता है तो कैसे बनता है? बिना प्रूफ के मतलब फालतू की बात करते नहीं हम और ना हम चाहते हैं कि कोई फालतू की मतलब इस तरह से कोई इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना करके नहीं हमें इससे कम कम नहीं चाहिए। जो भी चाहिए आपको वो भेजो। उसके पीछे प्रॉपर वजह लिखो, उसको प्रूफ करके भेजो कि इतना बनता है, कैसे बनता है? उसको रखेंगे। अभी तो सारा मुद्दा ये है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे, जेसीएम के साथ और जो सरकार की या पे कमीशन की बैठक हो, उसमें बैठक करें, तब कुछ बात रखें। तो कर्मचारियों के बीच जो है फैमिली यूनिट को लेकर के आप देख रहे होंगे, चाहे हाँ, हाँ। ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह हाँ, जो है बहुत चर्चा जोर से है। हाँ। और लोग जो है पिछली 7th पे कमीशन में जो फैमिली यूनिट तय की गई थी, उससे बिल्कुल नाखुश हैं। तो हुँ। 8 पे कमीशन में फैमिली यूनिट पर कुछ चर्चाएँ चल रही हैं? देखो अभी जब तक पे कमीशन की पहली बैठक ना हो जाए तब तक कोई चर्चा नहीं, तब तक सारी बातें ख़याली बातें हैं। हमने इस मतलब फैमिली यूनिट्स के मुद्दे को बहुत मार्केट में आम कर दिया है। अगर आपको ध्यान हो हमारे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं मीडिया के साथ में, हमने सब पर फ़ोकस किया है फैमिली यूनिट्स बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल। हुँ। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक को फ़र्क ही नहीं पड़ता कितनी फैमिली यूनिट, कितनी क्या। तो हमने तो डिमांड रखी थी जब शुरुआत में ही कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा कर के 5 की जाए। क्यों किया जाए उसके पीछे भी हमने वजह रखी थी। भई अभी क्या है पहले भारत युवाओं का देश था, अब युवाओं का देश नहीं है, अब प्रौढ़ों का देश हो गया है। प्रौढ़ लोग एडल्ट से भी ऊपर के मतलब जो लोग जो है हुँ, 40 हुँ। से ऊपर की संख्या ज़्यादा है। तो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनका मतलब जो है देखभाल करने के लिए फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए। तो बच्चों को आधी-आधी यूनिट माना जाए और फैमिली जो पेरेंट्स हैं दोनों, उनको 1-1 यूनिट माना जाए। तो इस लिहाज से हमने 3 को बढ़ा कर के 5 करने की डिमांड की हुई है और उस बात को हम लगातार उठा रहे हैं। अगर ऐसा होता है चंदन जी 3 यूनिट की जगह अगर 5 यूनिट कंसिडर होती है तो आप समझते हैं 66% तो ऐसे ही मतलब सैलरी ग्रो कर जाएगी। बिना कुछ करे हुँ, 66% इतना तो छठे में भी नहीं मिला था। 7वें की तो आप बिल्कुल। बात ही छोड़ दीजिए। तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं लेकिन अब देखते हैं कि क्या जब तक बैठकें ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बैठक हो, पहली बैठक हो, जेसीएम के साथ हो या किसी और के साथ हो, तब कुछ तस्वीर क्लियर हो कि फैमिली यूनिट्स पर कितना सरकार लचीला रुख अपनाती है। अभी जो है आप देखे होंगे कि लोकसभा में जो है सवाल-जवाब में पूछा गया कि क्या जो है आप 50% डीए को मर्ज कर रहे हैं? हुँ, तो हुँ, सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई हुँ। प्रोग्राम नहीं है हमारा। हुँ। अ, तो कहीं न कहीं सरकार मतलब लग रहा है कि पैसा बचाने के चक्कर में अभी से ध्यान दे रही है। चंदन भाई आप ये बताओ कि सबसे पहले आप हमें एक लेटर दिखाओ कर्मचारी संगठनों का, किसी का भी, हुँ, जिसने ये बात कही हो सरकार से कि 50% डीए को मर्ज किया जाए। मर्ज किया जाए तो कौन-सी डेट से किया जाए? आप एक दिखाओ। हवा-हवाई बातों को मैं यकीन करता नहीं हूँ। अभी देखिए मैं एक बात कहूँगा कि जो इंटक जो सॉरी एआईटीयूसी और जो ट्रेड यूनियन की बैठक थी, ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी के साथ अभी 4-5 दिन पहले ही बैठक हुई है। तो हुँ, उसमें ये बात ज़रूर उठाई गई है। उसके पहले हमने 2 बार लेटर लिखा था डीए को मर्ज करने के लिए। हमने कुछ मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी आकर के ये बात कही थी कि डीए 50% जो हुआ था, वो हुआ था 2024 जनवरी में। हुँ, जनवरी का बिल्कुल। डीए डिक्लेयर हो गया था मार्च-अप्रैल में। तो अभी उस घटना को पूरा-पूरा 2 साल पूरा-पूरा 2 साल हो गया। 2 साल का मतलब 24 महीने से अगर पहले डीए को मर्ज कर दिया जाता, तो आज हमारी तनख्वाह कम से कम 10% ज़्यादा होती। हुँ, फिटमेंट फैक्टर आता तब आता, वो तो जब भी लागू होगा तब होगा। उससे पहले ही हम 10% की ग्रॉस हाइक पे बैठे होते, वो तो हुआ नहीं। लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई
और हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं इस बात को लेकर के। हमारी जब भी बैठक होगी, हमारा उसमें पहला एजेंडा यही होगा कि आप 2024 से पहले डीए मर्ज करके हमारी सैलरी वहाँ से उसका पहले एरियर दो हमें, 2 साल हुँ। का। फिर उसके एक और बाद जो बात है फिटमेंट सर। फैक्टर आएगा। जी। हुँ। एक और बात है कि अगर देखिए अगर फिटमेंट फैक्टर जो है, अगर हुँ। सरकार पहले डीए नहीं मर्ज करती है, हुँ। फिटमेंट फैक्टर के साथ मर्ज करती है, तो सरकार दिखाने के लिए भी कहेगी कि हमने 2.5 गुना दे दिया, चाहे 2 गुना दे दिया, लेकिन रियलिटी में मिलेगा कितना? ये है ना, भाई 20-30% ही हो पाएगा। चंदन जी हमने अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पर जाएँगे और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स पर जाएँगे तो आपको साफ-साफ मिलेगा। मैंने उसमें पूरा इसको डिस्क्लोज़ किया है कि मान लीजिए अगर पे कमीशन अभी 1.5-2 साल के बाद लागू होगा। भले ही हुँ, वो मिले जनवरी 2026 से, लेकिन जनवरी बिल्कुल। 2026 तक भी अगर हमारा 2 साल का डीए मर्ज ना करने की वजह से 2 साल का जो एरियर का नुकसान है, वो कम से कम उस समय तक जाकर के मतलब अगले 2 साल के बाद मिलेगा। तो 2 साल का तो हमारा सीधे-सीधे नुकसान हो गया और वो ओवरऑल जो नुकसान बैठेगा जाके वो मेरी अपनी खुद की सैलरी पे मैंने कैलकुलेट किया था, वो 5 से 6 लाख रुपए बैठेगा। हुँ, इतने का तो नुकसान तय है। और और बड़ी मतलब जो है ये अफ़सोस की बात है कि मतलब सरकार जब देगी तो 2026 से देगी, तो 24-25 का तो चला ही गया पूरा का पूरा। तो ये हमने उसमें रखा है, डेटा भी रखा है और फिटमेंट फैक्टर कितना देगी, सरकार सभी जानते हैं कि सरकार कितना देती है और अगर दे ही दे तो लड़ाई खत्म हो जाए। हम सब जानते हैं, हम मुँह फैला लें चाहे जितने का भी, लेकिन सरकार का भी अपना एक सिनेरियो है कि वो कितने से ऊपर नहीं जाएगी। हम सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक हमारी तो डिमांड है, हमने उसमें रखा भी है चंदन जी कि हमने एक मिनिमम कैलकुलेशन दिया है कि वो 2.64 एट लीस्ट इतना सरकार को देना चाहिए। अब इससे ऊपर जितना दे दे तो हम तो कहेंगे भाई सरकार ने दिल खोल दिया, लेकिन 2.64 तक मेरी कैलकुलेशन जाती है, यहाँ तक हमको मिलना चाहिए। तो एक तो जो है कर्मचारी संगठनों जो ने इस तरह का जो है आवाज़ नहीं उठाया, जो कि 2024 से ही जब 7वें पे कमीशन में इस नियम को बनाया गया था कि 50% डीए होने के बाद उसे मर्ज कर दिया जाएगा, तो 2 साल हो गए। मैंने पहले वही भी इस बात को बताया है कि सपोज़ दैट कि आज से 2 साल के बाद क्योंकि 18 महीने तो सरकार ने खुद ही बोल दिया कि 18 महीने लेगा पे कमीशन। तो आप मान के चलो कि 6 महीना तो इम्प्लीमेंटेशन में भी लग जाएगा। आते-आते हुँ, चीज़ों को मंज़ूर होते-होते 6 महीना तो निकल ही जाएगा। तो उस लिहाज़ से इसका मतलब कि 2 साल में 2 इंक्रीमेंट मिल जाएँगे आदमी को। एक मिलेगा हुँ, 26 में और एक मिलेगा 27 में इंक्रीमेंट और कम से कम 2 साल में 4 बार डीए बढ़ेगा। अगर 12% 3% के हिसाब से एवरेज मान लो तो 12% डीए हो गया और 3.5% का एक इंक्रीमेंट है। 7% ये हो गया यानी 12 और 7 19% तो ऐसे ही हो गया और 58 तो चल ही रहा है। तो 9 8 17 और 5 1 6 7 यानी 1.97 तो वैसे ही पहुँच गया। मतलब नो प्रॉफिट, नो लॉस पे भी 1.97 का फिटमेंट तो फैक्टर वैसे ही पहुँचता हुँ, है। हुँ। और अगर हम ये मान लें कि फैमिली यूनिट 3 से बढ़ के मिनिमम 4 भी हो जाएगी, तो भी करके 4 होती है तो तब भी इतना इतना मतलब जो है कम से कम 22-23% का तो इज़ाफ़ा ऐसे ही हो जाएगा। अगर 4 से बढ़ के 5 हो जाती तो और मतलब जो है 66% इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए प्लस महँगाई का जो इस समय जो मतलब महँगाई के मुकाबले हमारी जो इंडेक्स में डीए कम बढ़ा है, उसको भी अगर मैनेज करेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम पहुँचते हैं कि एट लीस्ट कितना भी कम हो, वो 2.64 जब हमें मिलेगा फिटमेंट फैक्टर, तो एक बेहतर और उपयुक्त फिटमेंट फैक्टर होगा, नहीं तो फिर वो एनोमली बनी रहेगी। लेवल 1 से और लेवल 18 के बीच में इतना बड़ा गैप बना रहेगा। एक जगह 2.5 लाख की तनख्वाह है, एक जगह 18,000 की तनख्वाह है, तो वो तो हुँ। रहेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम आपके आंदोलन में 9 नवंबर को मिले थे, तो उस टाइम आपने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम प्रयास करेंगे कि 200 दिनों में जो है, पे जी, कमीशन लागू कराया जाए। और अभी हाल ही में देखा हमने कि आप जो है, कुछ कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग भी करते हुए नज़र आए। जी। तो क्या प्लान बन रहे हैं? क्या पे कमीशन के लिए भी आंदोलन करेंगे?
ऑल इंडिया जी एनपीएस एम्प्लॉय जी फेडरेशन? चंदन जी, पहले भी मैं आपको बताऊं कि पहले भी हमने 2022 में, देखिए पेंशन बहाली आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए थे दिल्ली में, जितने भी हुए, उनमें 90 से 95% कर्मचारी थे वो स्टेट्स के थे, सेंट्रल के नहीं थे उसमें। और स्टेट्स में से भी अगर मैं बात करूं कि अगर 100 इम्प्लॉय टोटल आए थे आंदोलन में, तो उसमें से 80 से ज्यादा केवल यूपी स्टेट के थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक बड़ा एजेंडा होता है, वो ये कहती है कि मसला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो डिमांड कर ही नहीं रहा है। अब स्टेट वाला डिमांड कर रहा है तो स्टेट की प्रॉब्लम तो स्टेट में है, उसका सेंट्रल से कोई वास्ता नहीं है। तो हमने 2022 में एनजेसीए, जो कि नेशनल जॉइंट काउंसिल फॉर एक्शन है, तो उसको, उसके साथ बैठक करके हमने एक जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बनवाया था, जिसका नाम था JFROPS, अगर आपको याद आए तो। हम्म। और उसी समय हमने 2022 में भी, 22 में ही हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, NHRC से भारत सरकार पर एक दबाव बनाया था। आपको राइटिंग में सारा डेटा मिल जाएगा, अगर आप गूगल करोगे तो उस पर भी मिल जाएगा। और NHRC ने भारत सरकार के DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रीवेंसेस के सेक्रेटरी को निर्देश दिए थे कि इस मुद्दे पर रिव्यू करने के लिए एक एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन किया जाए। जेएफआरओपीएस बना। जेएफआरओपीएस बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय निकले पहले, क्योंकि मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट से हम्म। रिलेटेड नहीं है। स्टेट में बिल्कुल। तो अगर हिमाचल वालों को करना था कर दिया, झारखंड वालों को करना था कर दिया, राजस्थान वालों को करना था कर दिया। सेंट्रल तो तब कुछ बोलेगी जब सेंट्रल का आदमी बोलेगा। तो हम्म उसमें जब 10 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, उस पहली बार ऐसा हुआ कि उस आंदोलन में 90% कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, रेलवे के थे, ऑर्डिनेंस के थे, पोस्टल के थे, CPWD के थे, इनकम टैक्स के थे, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स के लोग थे, यूनिवर्सिटीज के लोग थे, एजुकेशन के लोग थे। तो पहली बार ऐसा हुआ और सरकार उस पर झुकी। खैर कुछ, वो हम तो ये कहेंगे कि कुछ तो लेकर के आई, भले ही वो यूपीएस लेकर के आई, लेकिन सरकार एक बार झुकी और तरीके से झुकी, जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस पे आई सरकार। अभी हम फिर कह रहे हैं कि पे कमीशन की जो भी समस्याएं हैं या जो भी डिमांड्स हैं, उनको, अब चूंकि पे कमीशन यूपी सरकार तो गठित नहीं करती है, बिहार सरकार तो गठित नहीं करती है, पंजाब सरकार तो बिल्कुल। गठित नहीं करती है, और गठित हम्म करती है तो करवा लो भाई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हर स्टेट अपना पे कमीशन गठित करवा ले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं चंदन जी, आज भी अगर मैं पंजाब सरकार की बात करूं, पंजाब सरकार में छठा पे कमीशन चल रहा है। वहां तो पश्चिम बंगाल सैलरी, में भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी छठा पे कमीशन चल रहा है। हम्म और सैलरी स्ट्रक्चर, अच्छा, जिन लोगों ने सातवां पे कमीशन दे भी रखा है, कुछ एक सरकारों को छोड़ करके, जैसे यूपी है या कुछ और सरकारें हैं, इनको छोड़ करके उनका जो पे मैट्रिक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स से एकदम अलग है। हम्म हमारे यहाँ 18 लेवल है तो किसी के यहाँ ज्यादा है, किसी के यहाँ कम है, तो उनका पे मैट्रिक्स ही अलग है। तो भाई अगर करवा सकते हो तो आप अपना पे कमीशन ही गठित करवा लो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अगर सेंट्रल पर हम लोग मिल करके दबाव बनाएंगे, जब 4 6 10 15 20 एसोसिएशन जुड़ करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगी, तब भारत सरकार को सुनना पड़ता है। ये तरीका है एक, ये मतलब जो है, कहते हैं ना कि थ्रू प्रॉपर चैनल, तो ये वो चैनल है जिसको सरकारें सुनती हैं। और नहीं तो फिर अपना मतलब जो है ढोल पीटते रहो, ढोल पीटने से होगा क्या? ना बैठक होगी, वार्ता नहीं होगी, ना डिस्कशन होगा, और फिर जो सरकार देगी, जो सरकारी केंद्र सरकार का जो सिस्टम है वो बैठेगा, जो मिलेगा सो मिलेगा। इस तरीके से होता रहा। तो इसलिए हम इस प्रोसेस में अभी हमने 9 नवंबर के बाद एक बड़ी बैठक की थी, और उसमें कई फेडरेशंस के लोग शामिल हुए थे, तकरीबन तकरीबन 100 सवा 100 लोग उस बैठक में शामिल हुए थे। हम सेंट्रल लेवल पर एक बड़ा फेडरेशन, क्या मतलब एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं, ताकि पे कमीशन में जो 2 3 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पहला है फैमिली यूनिट्स को 3 से बढ़ा करके 5 कंसीडर कराना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि एक ही मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी मतलब जो है उसमें ऑटोनोमस बॉडी में हो, इंटर ट्रांसफर सुविधा शुरू हो। कुछ और मुद्दे हैं बहुत, जैसे कर्मचारियों का जो बीमा है वो बहुत कम है, 30,000 60,000,
और 1,20,000 का बीमा है। फिर सरकारें जब कुछ कोरोना जैसी बीमारियां शुरू होती है तो कहते हैं कि हमारा कोई कर्मचारी मर जाएगा तो 1 करोड़ का बीमा देंगे, तो 1 करोड़ का बीमा शुरू से ही कर दो उसका, है ना? बिल्कुल। तो बीमा को लेकर के, बीमा हमारी प्राथमिकता में है, तो वो हम लोग इसके लिए हम लोगों ने ये बैठक की थी और हमें भरोसा है कि बहुत जल्दी हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे पे कमीशन को लेकर के, और उसके 3-4 बिंदु होंगे, हमारे बड़े स्पष्ट बिंदु होंगे कि ये हमारी डिमांड है। इसके ज्ञापन को लेकर के हम जाएँगे सरकार के पास। हम एक बात ऐड करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जो है अपनी डिमांड में इसको भी ऐड करिएगा, अगर पॉसिबल हो। रेलवे में जो है आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को मेडिकल की सुविधा जो है रेलवे हॉस्पिटल में जाने के बाद, रेफर होने के बाद मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम बीमार हुँ। हैं, हुँ, तो हुँ, हमारा हुँ। डॉक्टर कहेगा कि आप बाहर इलाज कराइए तभी हम करा सकते हैं। हम हुँ, डायरेक्टली हुँ। नहीं जा सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और कई जगहों पर साउथ इंडिया में तो ठीक-ठाक है, जाइए और रेफर कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, हर जगह हुँ, हुँ। जाने के बाद रेलवे डॉक्टर रेफर ही नहीं करते हैं। हुँ, वो हुँ, आपको हुँ। वहीं जो सुविधा नहीं है उस हॉस्पिटल में, अपना सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज कराइए, नहीं तो खुद के पैसा से बाहर में इलाज कराइए। अगर आप पैसा क्लेम भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने हुँ, हुँ। बाहर में अपना इलाज करा लिया, चाहे हुँ। फैमिली का, पत्नी का इलाज कराया, बच्चा का इलाज कराया, तो वहाँ पर क्या हुँ। है कि आपको फिर वो पैसा अप्रूव कराने के लिए फिर से रेलवे डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा। हुँ, हुँ, अगर हुँ, आप हुँ, हुँ। 1 लाख रुपए खर्च करके आए हैं, तो हुँ। आपको रेलवे डॉक्टर क्लेम के रूप में 40% देगा, यानी 40,000 रुपया ही देगा। ओहो! तो क्यों ना जो है सीएपीएफ के तरह जो है पूरा रेलवे हॉस्पिटल को छोड़ करके हमारा मतलब ओपन करो भाई, हमारा मर्ज़ी, हम पटना पीएमसीएच में इलाज कराएँगे कि दिल्ली एम्स में जाएँगे कि हुँ, जो हुँ, है हुँ। बनारस बीएचयू में जाएँगे, ये हमारा मर्ज़ी होना चाहिए ना। रेलवे डॉक्टर क्यों तय कर रहे हैं कि हम कहाँ इलाज कराएँ? चंदन जी, इस पर मैं ये कहूँगा कि देखिए जो हमारी फेडरेशन है, वो बेसिकली यूनिफाइड जो इश्यूज़ हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन देगी। और ये जो मुद्दा है, वो रेलवे का मुद्दा है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मुद्दा है। तो डिपार्टमेंट का जो मुद्दा है, वो डिपार्टमेंटल जो फेडरेशंस हैं या यूनियंस हैं, उनके थ्रू सुना जाएगा। हम जैसे बात कर सकते हैं फैमिली यूनिट को 3 से 5 करवाने की वकालत। यूनिफ़ॉर्म जो बीमा सिस्टम है, जो 15 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपए इस तरह से जो कटते हैं, उन पर हम बात करेंगे कि कम से कम मिनिमम जो है एक कर्मचारी का बीमा 50 लाख रुपए का होना चाहिए। जैसे हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इस पर हम बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें ये आपका बढ़िया है पॉइंट कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, चाहे वो रेलवे का हो, पोस्टल का हो, किसी का भी हो, चूँकि रेलवे में सिस्टम थोड़ा-सा अभी क्या है कि रेलवे का पहले बजट अलग हुआ करता था। अभी हुँ, 3-4 साल पहले भारत सरकार ने रेलवे के अलग बजट को खत्म कर दिया। दूसरी बात, जो कोई भी भारत सरकार का गज़ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, तो वो डायरेक्ट रेलवे पर लागू नहीं होता। आप देखते होंगे उसमें 9 पॉइंट लिखे रहते हैं, ये डेली वेजेज़ पे लागू नहीं होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज़ पर लागू नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पे लागू नहीं होगा, या ऑटोनोमस में काम करने वाले लोगों पे लागू नहीं होगा, ये रेलवे में सर्विसेज़ में लागू नहीं होगा, ऐसे लिखा रहता है। उनके हुँ, लिए अलग से एंडोर्समेंट आता है, अलग से व्यवस्था है। जैसे रेलवे में बीमा भी अलग से है। रेलवे हाई रिस्क जॉब में है, तमाम रेलवे की नौकरियाँ जो है वो हाई रिस्क श्रेणी में आती हैं, तो बीमा अलग है। आम तौर पर एक कर्मचारी का ₹60 कटता है, फिर उसके ऊपर ₹120 कटता है और उससे सबसे निचले वाले स्तर पर ₹30 कटता है। ₹30 वाला अगर उसकी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो 30,000 मिलता है, ₹60 वाले को 60,000 मिलता है, ₹120 वाले को 1,20,000 रुपए मिलता है। जबकि रेलवे में अलग है, डिफेंस में अलग है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं, क्योंकि आपके यहाँ क्या है, इंडस्ट्रियल रूलिंग है। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रेड जो एक्ट है या जो लेबर एक्ट है वो उन पर लागू होता है, तो कई चीज़ें उनकी अलग हैं। लेकिन ये कर सकते हैं कि भारत का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, चाहे रेलवे का हो, पोस्टल का हो, डिफेंस का हो, उसको सभी सीजीएचएस हॉस्पिटल्स में उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और जितने भी कैटेगरी जो फॉलो करते हैं भारत सरकार के नॉर्म्स को, उन सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका मतलब जो है उनके पैनल में उनको एंडोर्स किया जाना चाहिए। इस तरह से होनी चाहिए ये सुविधा। तो इसको रख सकते हैं, हम रखेंगे भी इसको। ये पॉइंट हम ज़रूर रखेंगे, पहले से ही है हमारे उसमें। सर रेलवे जो है कुछ पैनलाइट जो है हॉस्पिटल का अटैच किया है।
लेकिन मेन समस्या ये है कि डॉक्टर जब फॉरवर्ड कराने जाते हैं कर्मचारी, तो उनसे या तो पैसा मांगा जाता है, नहीं तो हुँ, उन्हें परेशान किया जाता है। वो बोलते हैं कि हम ही ठीक कर देंगे इसको। हुँ, हुँ, हुँ। कर्मचारी को जहाँ पसंद होगा, जिस हॉस्पिटल में अच्छा लगेगा, वहाँ इलाज कराएगा ना, आपसे क्यों बिल्कुल, कराए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात है। बिल्कुल। अभी जो इसका है जी। हुँ, बोलिए, बोलिए चंदन सर। जी, इसको तो हम लोग रखेंगे, मेडिकल वाला है हमारे पास, क्योंकि मेडिकल से जुड़ा असल में मसला एक दिल्ली गवर्नमेंट में भी है। दिल्ली गवर्नमेंट क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, रूल्स, कायदे, कानून सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। तो यहाँ डीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो दिल्ली के आसपास जो जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, इनमें अस्पताल हैं। तो वही अस्पताल सीजीएचएस पैनल में भी है और डीजीएचएस में भी है। रेट भी सीजीएचएस ही तय करता है, उन्हीं की लिस्ट निकलती है। तो हम लोग ये भी डिमांड एक रख रहे हैं दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि रिटायरमेंट के बाद वो चाहें तो डीजीएचएस लें और चाहें तो सीजीएचएस लें। हुँ, तो जैसे दैनिक अफसर लेते हैं इसी तरीके से उनका भी ये व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो बिहार से और राजस्थान से या हरियाणा के लोग जो आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने गाँव जाना चाहते हैं, वहीं ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो जबरिया उन पे ये थोपा ना जाए, उनको जबरन दिल्ली में रहने के लिए बाध्य ना किया जाए, क्योंकि बिना मेडिकल पॉलिसी के तो दिल्ली छोड़ पाना रिटायरमेंट के बाद पॉसिबल नहीं होता है। लोग हुँ। छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस पर भी हमारा ध्यान है, इसको भी हम उठा रहे हैं, ये हमारे पे कमीशन के बैठकों में रहेगा। तो सर अभी जो है कुछ दिन पहले जो है खबरें आ रही थी दिल्ली हाई कोर्ट से हुँ। कि जहाँ पर सीएपीएफ जो है असम राइफल का एक केस चल रहा था पेंशन को लेकर के। हाँ, हाँ। तो उस पर जो है कर्मचारियों के फेवर में जो है हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो कैसे देखते हैं उसको आप? देखो, पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट आदेश कर चुकी है, हुँ, पैरामिलिट्रीज़ के जवानों के लिए कि उन्हें जवानों आर्मी के बराबर सारे वेतन भत्ते दिए जाने चाहिए। पहले भी उनको पुरानी पेंशन के मसले पर आदेश हो चुके हैं, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई हुँ, और मतलब जो है तो मैं तो ये खुशी की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया। लेकिन थोड़ा-सा इसमें पेच ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा-सीधा आदेश नहीं दिया। उसने ये कहा कि हुँ, 1 महीने में 4 हफ्तों में वो तय करे कि उन्हें सेना के जवानों की तरह वेतन-भत्ते ये दिए जाएँ। उसने ओल्ड पेंशन स्कीम का ज़िक्र नहीं किया। वेतन-भत्ते तमाम चीज़ें तो वैसे मिल ही रही हैं, कुछ-कुछ चीज़ों में है हुँ। एनोमली तो उसकी डिमांड अलग से चल ही रही है। इस बार पे कमीशन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आदेश सीधा-सीधा होता, तो पैरामिलिट्रीज़ के जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प खुल जाता। तो मैं इस आदेश को थोड़ा-सा ये मानता हूँ, ये तकनीकी रूप से उलझा हुआ आदेश है। अब सरकार इसके एक महीने के अंदर हो सकता है सरकार कुछ ऐसा बना कर के ले आए कि नहीं-नहीं इस मामलों में हम डिस्टिंग्विश करेंगे, उनको अलग-अलग रखेंगे। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा मसला। तो पिछला हुँ। ये कोर्ट पिछला कोर्ट ना आदेश भी खेला था, जाए आपको इसमें। अगर याद होगा सर, पिछला जी। आदेश जो था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें पेंशन का ज़िक्र किया गया था। हुँ, और हुँ, उसके बाद जो है सरकार को सेम यही बोला गया था कि आप 4 महीने के अंदर जो है 6 महीने के अंदर बताएँ कि क्यों नहीं दिया जाए पुरानी पेंशन। फिर हुँ। सरकार जो है उस आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई और केस अब जो है आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कई तो साल बीत गए। चंदन जी, असल में क्या है देखिए सेना के जवान वो 16 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाते हैं। हुँ, पैरामिलिट्री के जवान उनका रिटायरमेंट 60 साल में है। हुँ, समझ रहे हैं? ये दोनों के बीच बिल्कुल। सबसे बड़ा अंतर है। आर्मी बॉर्डर पे रहती है जब युद्ध का दौर हो, उसके पहले ये रहते हैं। तो इनको एक अलग एक्ट के तहत बनाया गया है, तो उसमें तकनीकी पेच हैं। लेकिन सरकार का अगर मंशा हो, तो तकनीकी पेच सॉर्ट आउट हो जाएँगे। ये तो तय है कि इसमें तो कोई है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं दिख रही। सरकार की मंशा अगर इस आदेश के खिलाफ भी होगी, तो फिर वो जाके सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट इन जवानों के साथ चूँकि वॉलंटरी रिटायरमेंट काफ़ी हद तक है, काफ़ी मतलब बड़ी संख्या में है और जब हुँ, 16 साल में आर्मी का जवान रिटायर ही हो जाता है, तो उससे तो वो पहले ही ज़्यादा कर रहे हैं नौकरी। 20 साल करने के बाद ही लेना चाह रहे हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो हुँ, सरकार को बिल्कुल। ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ वो जवान है, जो बॉर्डर पे नहीं है, वो 16 साल में रिटायर होकर के घर आ रहा है, उसको पेंशन मिल रही है और एक तरफ हमारा
पैरामिलिट्री का जवान है, जो 16 साल की बजाय 20 साल तक नौकरी कर रहा है और उससे कम नहीं, उससे भी ज़्यादा विषम परिस्थिति में नौकरी कर रहा है। सबसे ज़्यादा बिल्कुल, जो डेथ केस हो रहे हैं, वो सेना के साथ नहीं हो रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा डेथ केस जो है पैरामिलिट्रीज़ के जवानों के साथ हो रहे हैं। वो हुँ, 20 साल की नौकरी के बाद वापिस जाना चाह रहे हैं, तो 4 साल तो वो वैसे ही ज़्यादा सेवाएँ दे रहे हैं। तो इसको लॉजिक बना करके सरकार के मतलब जो है खिलाफ इस बात को रखा जाना चाहिए और सरकार को भी इस पर मतलब अच्छे मन से इस फैसले का स्वागत करना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट का। तो हम तो मान के चलते हैं कि बार-बार ये फैसले आएँगे तो सरकार को एक ना एक दिन पूरी तरीके से आर्मी के जवानों की तरह इनको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आर्मी के जवानों का जो है बहुत विकट परिस्थिति में यूज़ होता है। जहाँ युद्ध हो गए हों, जी। अटैक हो गए हों, नहीं तो सामान्य तौर पर हमारे सीएपीएफ जो जवान हैं, वही सँभाल रहे हैं सारे बॉर्डर को। बिल बिल्कुल। अलग-अलग राज्यों के बॉर्डर, देशों के बॉर्डर पर अलग-अलग तैनातियाँ हैं। तो और सर आगे की क्या प्लान है आपके न ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन के? कुछ देखिए 2 जनवरी को हमारी भोपाल में बैठक है। भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं हमारे जो आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश है, उसके प्रांतीय अध्यक्ष श्री भरत पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है और वहीं हमारी अगली बैठक भी होगी भोपाल में। तो उस भोपाल की बैठक में तब तक पे कमीशन को होपफुली ऑफ़िस मिल जाएगा और हो सकता है कोई एक आध बैठक भी हो जाए। तो तब तक तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, पे कमीशन किससे बात करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। तब तक उसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी और तब तक हम लोग वहाँ बैठक भी कर लेंगे उसी समय। तो हमारे मतलब जो भी फैसले बड़े फैसले होंगे वो 2 जनवरी को लिए जाएँगे। तो अभी से कुछ मतलब कहना कि ठीक नहीं है, अभी हम रणनीति बना रहे हैं लोगों को, सभी संगठनों को कल भी हमने ट्वीट भी किया था कि पे कमीशन का मुद्दा पेंशन से भी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि महँगाई के सापेक्ष अगर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, अगर हमारी तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तो पेंशन तो जो मिलेगी सो मिलेगी। पेंशन तो थोड़ी बहुत 10-20% कम ज़्यादा का अंतर हो सकता है, उससे आदमी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर सैलरी स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा, नौकरियाँ ही नहीं रहेंगी, तो फिर समस्याएँ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो हमारा पूरा फ़ोकस रहेगा पे कमीशन के ऊपर और उसको लेकर के हम सभी लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ एसोसिएशंस हैं, उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे साथ 62 एसोसिएशंस जुड़ी हैं और हमें भरोसा है कि दिसंबर के लास्ट तक 10-20 और ऑर्गनाइज़ेशन हमारे साथ जुड़ जाएँगे। 15-16 लोगों के साथ बातचीत चल रही है और फिर एक बड़ी बैठक करेंगे दिल्ली में हम जनवरी में ही, 2 जनवरी के बाद। तो उस बैठक में हम लोग फिर ना केवल बैठक में हम लोग बड़े फैसले लेंगे और बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं, अगर सरकार उस तरफ नहीं आती है तो। मतलब कि दिसंबर में कुछ हलचलें होने की उम्मीद है, सरकार दिसंबर कमिटी में का एक बैठक बैठक होने की उम्मीद है, सरकार की पे कमीशन की एक बैठक की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग दिसंबर के अंत तक और अगर नहीं होती है तो 2 जनवरी को हम लोग फैसला लेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू चंदन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चर्चा को हर कोई देखे। धन्यवाद।